दोस्तों, इस यूनिवर्स में एक ऐसा फोर्स है जिसने सभी को एक सिस्टम में रखा है। जैसे हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, सभी ग्रह इस सूर्य के ऑर्बिट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और बहुत कुछ। इस फोर्स का नाम है ग्रेविटी। आखिर ये ग्रेविटी क्या है, यह कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, यह सब बात करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। और कल्पना करेंगे कि ग्रेविटी के बिना हमारा जीवन कैसा होता, क्या ग्रेविटी के बिना हमारा जीवन पॉसिबल था भी या नहीं था, और लेके जाएंगे ग्रेविटी के डेफिनेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर। मेरा नाम है सौरव कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। एंशिएंट इंडिया में ब्रह्मगुप्त ने डिस्क्राइब किया था अट्रैक्टिव फोर्स को और एक नया टर्म दिया था गुरुत्वाकर्षण। आर्यभट्ट पहले थे जिन्होंने यह बताया कि कोई भी वस्तु पृथ्वी के सरफेस से इसके ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं चली जाती, ये पृथ्वी के सरफेस पे ही क्यों रहती है। स्पेस में किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाले फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं, और अर्थ पर ग्रेविटी किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को वेट देता है जो कि उनमें ग्रेविटी बनाते हैं। इसका मतलब कि हर ऑब्जेक्ट्स के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपके पास भी है, लेकिन ग्रेविटी इज रिलेटिव टू ईच अदर। दैट्स वाई हम लो फोर्स के कारण किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे स्पेस के पास अपना ग्रेविटी नहीं है, बल्कि यह तो उसमें प्रेजेंट मैटर के पास है। तो ऐसे में यह क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रेविटी इस यूनिवर्स के बनने के बाद आया या इसके पहले से है। तो इसका जवाब है कि ग्रेविटी इस यूनिवर्स में बनने के कुछ सेकंड के बाद आया होगा, और तभी से यह मैटर्स में बढ़ते मास के साथ बढ़ता चला गया, और आज इसका इन्फ्लुएंस हमें इस यूनिवर्स के हर एक कोने में देखने को मिल सकता है। 17th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया और दो बड़े ऑब्जर्वेशंस किए थे और कई फॉर्मूले बनाए थे। एक ऑब्जर्वेशन था कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कितना ग्रेविटी पुल लगेगा, यह डिपेंड करता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के ऊपर। ज़्यादा मास की ऑब्जेक्ट ज़्यादा ग्रेविटी पुल बनाएगी और लो मास ऑब्जेक्ट लो ग्रेविटेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा सोलर सिस्टम। सन हमारे सोलर सिस्टम का 99.9% ऑफ मास अकेले रखता है, तो इससे आप इसके हाई ग्रेविटेशनल फोर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि मून अर्थ को रिवॉल्व करता है, लेकिन वह अर्थ के ऑर्बिट से टेंजेंट लाइन पर निकल क्यों नहीं जाता, ये अर्थ के ही ऑर्बिट पे क्यों रहता है। क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी के कारण और साथ साथ मून के ग्रेविटी के कारण ये मून अर्थ के ऑर्बिट में ही रहता है। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था जो काफी एक्यूरेट आंसर देता है। F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M1 बाई R2। यहाँ पे G ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। M1 और M2 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के मासेस हैं और R है उन दोनों के बीच का रेडियस। मून्स ग्रेविटी को हम फील नहीं कर सकते, लेकिन इसका इफेक्ट हमें ओशियन में टाइडल के रूप में देखने को मिलता है, जैसे कि हाई टाइडल, लो टाइडल, ये वेव्स होते हैं। दोस्तों, ग्रेविटी सिर्फ मैटर्स को ही अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि यह एनर्जी को भी अट्रैक्ट करती है, जैसे कि लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन्स ग्रेविटी से बेंड हो जाते हैं, या ग्रेविटी लाइट का पाथ चेंज कर सकती है। इसको ग्रेविटी लेंसिंग भी कहते हैं, और आज के टाइम पे ये कई प्रकार के टेलीस्कोप में यूज होता है। न्यूटन के दिए हुए नियमों को 200 वर्षों तक बिना किसी प्रॉब्लम तक सही माना गया, क्योंकि तभी तक हमने इसे यूनिवर्स की फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट लाइट से कंपेयर नहीं किया था। न्यूटन का कहना था कि ग्रेविटी पूरे स्पेस में एक समान यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चलता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह ठीक नहीं लगा, क्योंकि न्यूटन के मुताबिक अगर सूर्य अचानक ही अपनी जगह से गायब हो जाए तो वह तुरंत ही उसका ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाएगा और सेम टाइम पर अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन आइंस्टाइन का मानना था कि लाइट इस यूनिवर्स में फास्टेस्ट एनर्जी है, तो ग्रेविटी इससे तेज कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट सामने आया, टाइम को डिटेल से किसी और एपिसोड में समझेंगे। आइंस्टाइन स्पेस और टाइम को अलग नहीं समझते थे, इसीलिए उन्होंने एक इसे नया टर्म दिया, स्पेस टाइम। स्पेस टाइम के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यानी यह स्पेस 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड 1 डायमेंशन ऑफ टाइम से मिलकर बना है, और उन्होंने यह प्रूफ कर दिया कि ग्रेविटी इस स्पेस में कांस्टेंट नहीं है और यह लाइट से तेज भी नहीं है। यानी अगर सूर्य अचानक से गायब हो जाता है
तो अर्थ और बाकी अदर प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट से हटने में 8 से 9 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब कि जितना टाइम लाइट को लगता है उससे 1-1.5 मिनट ज़्यादा लगेगा। आइंस्टाइन को ग्रेविटी को एक अलग तरीके से डिस्क्राइब किया। उन्होंने इस स्पेस को जियोमेट्रिकल फैब्रिक की तरह दिखाया और इसमें जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा डेंस होता है वह उस जगह पर उतना ज़्यादा वार्म हो जाएगा और अपने सराउंड स्पेस को अपनी ओर खींचेगा, जिससे कोई भी अगर अदर ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व होने लगेगा। आइंस्टाइन ने ब्लैक होल्स की प्रिडिक्शन भी की थी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इतना ज़्यादा डेंस होगा कि वह स्पेस टाइम में एक होल बना देगा और वो होल भी इतना ज़्यादा डेंस होगा कि इवन लाइट कैन नॉट पास। दोस्तों, यहाँ से आइंस्टाइन को लाइट, स्पीड, ग्रेविटी, स्पेस में रुचि आने लगी और उन्होंने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी जैसे कई महान थ्योरीज दिए और आगे हम बात करेंगे इन थ्योरीज के ऊपर भी। दोस्तों, इन थ्योरीज को समझने से पहले हमें स्पीड, टाइम, लाइट, स्पेस, डायमेंशन जैसे बेस को मजबूत करना होगा, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया और ऐसे ही वीडियोस अभी आने वाले हैं। यह मिस्टीरियस फैक्ट्स का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने व्हाट इज स्पेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फील फ्री टू यूज़ कमेंट बॉक्स, यानी तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाइए, हमें फॉलो कीजिए और आपको जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसे ही साइंस फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्वांटम दुनिया को और प्रेस करें बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।